नमस्कार दोस्तों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद पर आज का हमारा विशेष कार्यक्रम है क्या क्या याद करूं। जैसा कि आप हमारे मित्र जानते हैं कि शुक्रवार को हम इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है क्या क्या याद करूं, इसमें किसी विशेष अतिथि को यहाँ पर सादर आमंत्रित करते हैं। ये आज हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि आज हमारे साथ मुंबई से सिनेमा जगत के बहुत अच्छे और प्रतिष्ठित अभिनेता श्री यशपाल शर्मा थोड़ी देर में अभी जुड़ेंगे। उनसे हम उनके बारे में और उनका क्या विशेष योगदान रहा है विशेषकर सिनेमा में, और उनकी किन चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा है, ये सब जिज्ञासाएं हम उनके सामने रखेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। बस अब हम आज के इस कार्यक्रम में मुंबई से श्री यशपाल शर्मा को अब जोड़ते हैं और उनसे बातचीत शुरू करते हैं। श्री यशपाल शर्मा, नमस्कार 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 शर्मा जी। नमस्कार नमस्कार, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। आप मुझे लग रहा है कि ये समय वाहन में है, क्या कहीं विशेष कार्य के लिए जाना था क्या आपको? जी जी शर्मा जी। मेरे दोस्त की फिल्म है तो अभी ट्रैफिक में फंसा हूं, बस पहुंच जाऊंगा 20 मिनट में घर। अच्छा अच्छा, चलिए तब तक हम अपनी बातचीत तो शुरू करेंगे, क्योंकि इस बीच में शर्मा जी हमारे बहुत बहुत सारे मित्र जुड़ गए हैं। सुवर्ण रावत जी बहुत प्रतिष्ठित रंगकर्मी हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश चंद्र शुक्ल जी जुड़ गए हैं, ऋतु माथुर जी जुड़ गए हैं, योगेश त्रिपाठी जी, बहुत सारे, अरुण कुमार पासवान जी, विजय संदेश जी, पिलकेंद्र अरोड़ा जी, हमारे साथ तो बहुत सारे मित्र जुड़ गए। तो मैं आशा करता हूं कि आप जब भी घर पहुंचेंगे फिर हम और इत्मीनान से बातचीत करेंगे, लेकिन तब तक हमारी बातचीत जारी रहेगी। तो बताइए आजकल क्या व्यस्तताएं हैं आपकी? आजकल आप मुंबई में फिल्म स्क्रीनिंग वगैरह हो रही है, तो आज जिस फिल्म की स्क्रीनिंग हो रही थी उसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए शर्मा जी। जी, ये फिल्म है, इसका नाम से हरियाणा। ये एक हरियाणा बेस्ड फिल्म है और बड़ा अच्छा लगा। आज की शाम बन गई, बहुत ही अच्छी फिल्म देख के आया और मजा आ गया। और मुझे लगता है कि ये मेरे रीजन में, हरियाणा में, एक बहुत क्रांति लाने वाली फिल्म है। और इसके डायरेक्टर संदीप बासवन राइटर डायरेक्टर हैं, जो कि मुझे मतलब मजा आ गया फिल्म देख करके कि ऐसी फिल्म अभी तक तो बनी नहीं हरियाणा के अंदर, तो पब्लिक क्या के लिए, मास के लिए। जी मैं समझ गया। तो क्या विशेषकर इसमें कोई किसी खास सब्जेक्ट को टच किया गया है, कोई कोई समस्या उभारी इसमें, गई है? हाँ, हरियाणा के गांव की कहानी है और उस गांव में एक लड़का है जो आलिया भट्ट का बहुत बड़ा फैन। आलिया भट्ट उसे बहुत पसंद आ जाती है, तो पैसे वाले लोग हैं तो बोलते हैं मैं आलिया भट्ट से शादी करूंगा। तो वो बॉम्बे आ जाते हैं और वो थोड़ी कॉमेडी है, फिर बाद में उसको लगता है कि ये सब फेक है। ऐसा थोड़ा सा फिल्म का वो है। अभी तो कब कब रिलीज कब होगी ये फिल्म? बस अभी 3-4 महीने में, कभी भी जब भी पब्लिसिटी के बाद वो करेंगे, जुलाई अच्छा, अगस्त तक। अभी तो आज स्क्रीनिंग वगैरह थी इसकी, तो हाँ, ये तो प्रीव्यू था, प्रीव्यू था, प्रीव्यू मतलब प्रीव्यू दोस्तों था के लिए था सर। जी 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 जी। तो अच्छा, आपके जो पिछले 2 साल थे ये कोरोना के, बहुत ही क्योंकि देखिए ना, एक एक्टर के लिए उसके लिए घर बैठना तो काम ना होना होता है, स्वाभाविक है। जब तक कि आप शूटिंग के लिए नहीं जाएंगे, जब तक कि आप फिल्में नहीं करेंगे, तब तक जो आपका मिशन है वो कैसे कंप्लीट होगा? तो पिछले 2 साल में तो काफी परेशानियां शर्मा जी आई होंगी, तो वो कैसा समय बीता आपका? नहीं, देखिए, 2 साल तो पूरा नहीं, लेकिन शूटिंग तो की हमने। लेकिन शुरुआत के जो 9 महीने 10 महीने थे, वो बहुत दुखदाई रहे। मतलब दुखदाई क्या, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो हाहाकार मची। और लेकिन मुझे खुशी इस बात की है, एक बात कहीं ना कहीं हुआ कि इंसानियत को अपनी औकात पता चल गई कि नेचर कुछ भी कर सकती है। ये तो मैन मेड प्रॉब्लम है जो अभी
यूक्रेन में चल रहा है, मुझे बड़ा दुख है। मैं उन सभी को, जिन भाइयों की भी वहां जान गई है, जिन भाई बहनों की, बच्चों की, मैं उनके लिए बिल्कुल दिल से श्रद्धांजलि देता हूं और दुआ करता हूं कि युद्ध जल्दी खत्म हो। हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन ये नेचर उससे भी बड़ी मार देता है, और नेचर की मार का आवाज नहीं होती, धमाके नहीं होते बम की तरह, लेकिन वो आवाज बहुत खतरनाक होती है। ये यही सिखा दिया कोरोना ने हमें कि इंसान की जो औकात है वो बिल्कुल कोड़ी बराबर है, मतलब पानी का बुलबुला है। वो कहीं भी कभी भी कोई भी जा सकता है। तो इसीलिए हमें घमंड ना करें, हम इंसानियत से जिए। जात पात धर्म जाति के नाम पर और गरीबी अमीरी के नाम पर दोस्तों को या फिर दुश्मनों को ऐसे उस तरीके से इंगित ना करें। और बहुत कुछ सिखा गया हमें कोरोना। मैं तो उससे बहुत सीखा हूँ। मैंने इस बीच कोरोना के पीरियड में सैकड़ों, मतलब बहुत सारी वेबिनार, जैसे आपके साथ बात कर रहा हूँ ऐसे ऑनलाइन बहुत सारी मीटिंग्स, क्लासेस की, एक्टिंग क्लासेस की, दर्शन शास्त्र के विद्यार्थियों के साथ, मास कम्युनिकेशन के विद्यार्थियों के साथ बहुत सारा कुछ किया। कुछ किताबें भी पढ़ी, और परिवार में एक दूसरे के करीब आए बहुत ज्यादा। हालांकि मैंने सुना है कई जगह घरेलू हिंसा भी हुई, बहुत लड़ाइयां भी हुई है, और एक दूसरे का मुंह कब तक देखेंगे। तो लेकिन कई जगह उल्टा भी हुआ है, मेरे साथ उल्टा हुआ है। मेरे साथ मुझे बहुत, मैं इतना टाइम नहीं दे पाता था घर में, तो कोरोना की वजह से, उसकी वजह से खान पान में, रहन सहन में और रिश्तों में बहुत सुधार आया। ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। सही बात है कि कोरोना ने आदमी को बहुत कुछ सिखाया और उसको अपनी असलियत से साक्षात्कार करवाया कि भैया देखो, आपकी औकात इतनी ही है जितना कि ये प्रकृति चाहती है। लेकिन यशपाल जी, बात सही है, हमने प्रकृति का बहुत दोहन किया है, प्रकृति के साथ बहुत खिलवाड़ किया है। नतीजा तो हमारे सामने आया जो हमने पिछले कुछ महीनों में देखा है। और वहां तक तो हम नतमस्तक हो जाते हैं, हमें लगता है नहीं कोई ऐसा सुपर पावर है जो हमको ऊपर से संचालित करता है, जो हमें सीमित दायरे में रखता है, ताकि हम अनियंत्रित होकर कुछ ऐसा काम ना करें जो मानव के खिलाफ है। वो बात तो सही है। चलिए हम थोड़ा सा अब आपके जीवन के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। जब तक कि आप अपने घर पहुंचेंगे फिर हम और इत्मीनान से बातचीत करेंगे। तो ये बताइए कि बचपन को थोड़ा बहुत याद करिए ना, कि कहाँ से आपकी शुरुआत हुई है आपके जीवन की, और कहाँ पर आपकी एजुकेशन वगैरह हुई है। देखिए, आपका ये जो प्रोग्राम है, क्या क्या याद करूं, ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है कि वाकई में इंसान बचपन से लेकर के अभी तक की पता नहीं क्या क्या याद करे। मतलब कुछ उसकी सीमा नहीं है, कुछ उसका दायरा नहीं है, कुछ लिमिटेशंस नहीं है, बहुत कुछ है। और इतना कुछ है बोलने को कि मतलब पूरे नॉवल लिखा जाए, मतलब जिंदगी बीत जाए, इतना कुछ है लिखने को। लेकिन ये बड़ा अच्छा है कि कुछ इंसिडेंट जो सिलेक्टेड है, या कुछ जो याद रह जाते हैं, चाहे वो दुख भरे हो चाहे वो सुख भरे हो। लेकिन चाहे दुख भरे हो चाहे सुख भरे हो, लेकिन आज तो वो सुख भरे ही लगते हैं, क्योंकि आप याद करते हैं पुरानी चीजों को याद करते हैं, और उसमें कुछ ना कुछ मिलता है। उस वक्त पैसे से गरीब थे, लेकिन हम दिल के बड़े अमीर थे, बहुत ही अमीर थे। पूरे खेत हमारे थे, पूरी सड़कें हमारी थी, पेड़ हमारे थे, आम के बगीचे हमारे थे, बेर की बेरियां हमारी थी। तो क्या वो बात है। सारा जो बचपन में हमने जो तोड़ के चुरा के खाए, वो चुरा के जो खाया है, वो कभी भी आज टेबल पे पड़े रहते हैं फ्रूट्स, वो खाने में इतना मजा नहीं आता जो चुरा के बेर और चुरा के अंबिया खाने में जो मजा आता था। है क्या बात मैं है, क्या नहीं बात भूल है। सकता वो बंदरों की भरमार, और बंदरों की भरमार, और आम का बगीचा बहुत बड़ा पुरानी कचहरी के पास। और हम भर भर के लाते थे, तोड़ तोड़ के लाते थे अंबिया, अचार भी बनाते थे, सब्जी भी बनाते थे, और नमक लगा के खाते भी थे। और बहुत कुछ ऐसा है जो याद करो तो मतलब ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कई बार, तो कि वाकई में क्या। अब देखिए, हमारा खजाना क्या था उस वक्त, क्या याद करूं मैं। हमारा खजाना जो था वो पैसे नहीं थे, सोना चांदी नहीं था।
हमारा खजाना था इमली की जो गुटक होती है, वो कितनी सारी है, कोका कोला के ढक्कन कितने हैं, कंचे कितने हैं, बंटे कितने हैं, सिगरेट की डब्बियों के खाली पैकेट कितने हैं। ये जो खजाना था, ये ये जो खजाना था, मैं कहता हूँ कि हम इतने अमीर होते थे उस वक्त। घड़े भर भर के कंचे और घड़े और डिब्बे भर भर के ये चीजें रखते थे, संभाल संभाल करके खेलते थे, फिर उसको कौन जीता कौन हारा। और लोहड़ी पे जो 2 पैसे, 4, 5 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे, फिर 20 पैसे की एक वो आती थी, पीतल के तांबे की 20 पैसे आते थे पुराने। इन चीजों को इकट्ठा करना वो इतने सारे लगते थे, टोटल मिला के 12 रुपए भी नहीं होते थे, लेकिन वो आज 12 करोड़ के बराबर थे हमारे उस वक्त। और क्या बात है। मैं कभी नहीं भूल सकता इन चीजों को। तो शुरुआत तो कैसे, शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई आपके, कौन से आपके उस समय विशेष गुरु रहे हैं ये बंद नहीं हुआ। हाँ, नहीं, शिक्षा दीक्षा में आपको बताऊं, मेरी 15 पैसे फीस थी सरकारी स्कूल में, जहां मैंने पहली से 5वीं तक की शिक्षा ली। और वो बहुत कमाल के दिन थे वो, मतलब स्कूल लगता था पेड़ के नीचे, 2 ही कमरे थे स्कूल के, सरकारी स्कूल के। उसमें भी एक कमरे में सरकार ने कुछ बोरियां रख रखी थी गोदाम के लिए, मतलब कि यहाँ कोई जगह नहीं है आसपास, इसमें रख दिया था। और एक ही कमरे में सारा सामान था, चौक वगैरह और ब्लैक ब्लैक बोर्ड, टाट वगैरह होते थे। और जिस दिन बरसात आ जाती थी, छुट्टी हो जाती थी हमारी, और टीचर जो है वो स्वेटर बुनती रहती थी पूरा टाइम, और या खाने की बातें करती रहती थी, या फिर मतलब बहुत पढ़ाई वढ़ाई में इतना वो नहीं था, सब हम अपने आप ही कर लेते थे। दो दूनी एक, दो दूनी चार, दो, ये जो पहाड़े पढ़ते थे वो सारे, एक बंदा बोलता था मॉनिटर, फिर पीछे सारे रिपीट करते थे। वो जो म्यूजिक है, वो आज म्यूजिक, और एक वो प्रार्थना होती थी, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। क्या बात है, ये क्या इतनी हॉन्ट करती थी मुझे कि मैंने मेरी जो फिल्म है दादा लक्ष्मी, उसमें ये प्रार्थना रखी बच्चों के स्कूल में। और मुझे बड़ा, जब भी मैं देखता हूँ रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या बात है। तो इस तरीके का एक स्कूल था 5वीं तक, जिसमें इंग्लिश नहीं थी। फिर छठी क्लास में जाट हाई स्कूल हिसार में ही है, वहां छठी से 10वीं तक मैंने पढ़ाई की। फिर वहां जो होता है ना, डंडे खाना, मुक्के खाना, और और पिटाई होना, वहां सीखा, मतलब सीखा क्या, मतलब पिटाई हुई। मैथ में बहुत वीक थे, हिसाब किताब में कमजोर आज भी है, हिसाब किताब आता ही नहीं है। तो उस तरीके से बड़ा एक, क्या क्या याद करूं, वाकई में क्या क्या याद करूं। मुझे सोमदत्त मास्टर के मुक्के मारते थे वो, बाप रे। और फतेह चंद थे एक, जो इंग्लिश पढ़ाते थे और मैथ भी, वो डंडे मारते थे उल्टे हाथ करके। और वाकई में बड़ी दहशत थी, बहुत दहशत थी। आजकल के बच्चों को तो कोई थप्पड़ भी मार दे तो मतलब शिकायत हो जाती है। तो लेकिन आज याद करते हैं तो मजा बहुत आता है, क्योंकि वो दिन क्या दिन थे। तो बचपन में कितने नटखट थे आप, कितना वो बच्चों को तंग करते थे, क्या किसी की पिटाई भी करते थे? कहते हैं ना हरियाणा के बच्चे जो है बहुत शरारती होते हैं। हाँ, लेकिन हमारा माहौल ऐसा था, थोड़े से नटखट तो बहुत थे, लेकिन पता नहीं क्यों, माहौल की वजह से और परिवार की वजह से थोड़ी सीरियसनेस ज्यादा रही। लेकिन फिर भी, जैसे बकरियां चराना, गाय चराना, एक गाय थी हमारे, बछड़ी थी जो ये बाद में गाय बन गई थी। और मुझे रोज रोज चराना पड़ता था, इसलिए मैंने उसको एक दिन भगा दिया, मतलब मैंने हाँ। बोला वो गुम गई गाय। अरे तो पूरे हिसार में हमने, पूरे अच्छा हिसार में उसको ढूंढा। और अच्छा। बकरियां थी, बकरियां ले जाते थे तो वहीं अपना जो किताबें और बस्ता ले जाते थे, वहीं पढ़ाई वढ़ाई भी कर लेते थे। वहीं आर्मी के लोग आते थे, एक चांद मारी थी, जिस पर गोलियां चलाने का निशाना बनाते थे, वो टारगेट जो होता है वो, निशानेबाजी सीखते थे, जिसमें एनसीसी के लोग भी आते थे, एनएसएस के लोग भी आते थे, ये पुलिस वाले लोग भी आते थे, आर्मी के लोग भी आते थे उस चांदमारी में। तो वो जो चांदमारी में गोलियां चलती थी, तो मिट्टी के अंदर रांग की गोलियां
चुनते थे हम लोग बहुत। वो रांग की गोलियां हमें बहुत अच्छी बिकती थी, उससे पैसा मिलता था हमको बहुत। तो वो एक था जो 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 मुझे याद आता है तो मैं हैरान होता हूँ। और आज भी मैं सोचता हूँ कि आज जब गोली चलती है, एनकाउंटर होता है, किसी की डेथ होती है, तो वही है। गोली जो हम बचपन में खेलते थे वो उसकी छाती में घुसी होगी जरूर। तो ये अब पता चलता है उसकी वो जो, तब तो हमें लगता था खूब गोलियां चले, खूब गोलियां चले, खूब मिले। लेकिन अब मैं दुआ करता हूँ कि कोई गोली ना चले। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो वो बचपन के दिन आपने इतने ऐसे याद किया, क्या बात है, अपने बिल्कुल सामने चित्र सा आ गया, ऐसा लग रहा था जैसे कोई फिल्म चल रही है। तो फिर परिवार का क्या कोई ऐसा माहौल था, ऐसा वातावरण था कि कैसे आप, क्या वहाँ कुछ रंगमंच के साथ जुड़े थे आप हिसार में, कि आप फिर बाद में जब वहाँ हिसार से बाहर आ गए, क्या कैसे नहीं कैसे ये देखिए, जी जी। हाँ हाँ, नहीं नहीं, हमारे परिवार में कोई भी नहीं था। एक पड़ोस में एक झाड़ू लगाते थे, स्वीपर थे, मास्टर फकीर चंद परदेसी। तो वो जो है, उनका परिवार जो है वो रामलीला में डांस करता था, और हारमोनियम, ढोलक, डांसर, सब वो उनका एक पैकेज था पूरा। तो उनके घर से मुझे प्रेरणा मिली कि हम रामलीला करते हैं। तो हमने वहां से रामलीला शुरू की, बच्चों ने मिलजुल करके। और धार्मिक नाटक किए, राजा हरिश्चंद्र का नाटक किया तो मैंने राजा हरिश्चंद्र का रोल किया। कृष्ण अवतार नाटक हुआ जन्माष्टमी पे तो मैंने वासुदेव का रोल किया। वो जो पैशन था वो कमाल था। और जहां तक रंगमंच की बात है, रंगमंच मैंने, हमारे सीनियर थे एक राजीव मनचंदा, पीयूष मिश्रा जी हैं, उनके बैच के हैं। और इरफान खान से 1 साल सीनियर है, तो वो हमारे हिसार के थे। तो उनके साथ हमने नाटक शुरू किए थे काफी वहां पर हिसार में। और बड़े बड़े नाटक, मतलब किंग इडिपस, मौलियर के कंजूस हो गया, या रस गंधर्व मणिमधुकर का, ये काफी सारे नाटक। सोफोक्लीज का इडिपस सोचिए, जो एक वन ऑफ द बेस्ट ट्रेजेडी माने जाता है, ट्रायोलॉजी है वैसे। जी थोड़ी सी कुछ दिक्कत आ रही है। शर्मा जी इस समय अपनी गाड़ी में घर आ रहे हैं। थोड़ी सी आवाज नहीं आ रही क्या? नेटवर्क की आवाज आ रही है, लेकिन थोड़ी सी आपकी इमेज, थोड़ी सी नेटवर्क की समस्या आ रही है। आप बोलिए, बोलिए आप। मैं शर्मा जी थोड़ी सी नेटवर्क की समस्या आ रही है आपकी तरफ से। अभी शर्मा जी थोड़ा सा अपने गाड़ी में हैं, घर आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम शुरू करते हैं बातचीत समय पर, और उसके बाद घर पहुंचते ही इसको हम पूरा हाँ, अभी मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ी सी कुछ तकनीकी वजह से, उनकी वजह से घर से कुछ समस्या आ रही है, क्योंकि आज उनको वास्तव में एक स्क्रीनिंग के लिए जाना था। उनके एक मित्र की एक हरियाणवी फिल्म, उसके उसका प्रीव्यू होना था। तो उन्होंने मुझे पहले कहा था कि हो सकता है कि, क्योंकि जहाँ वे रहते हैं बहुत दूर, उनके यहाँ से वो जो आज का ये कार्यक्रम था, तो जी मैं आपके बारे में ही मित्रों को बता रहा था कि वास्तव में जी जी, शर्मा जी एक फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए गए थे। हाँ, आप अपनी बात आप जारी रखिए। जी जी। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैंने ये कहा कि जैसे बुनियाद, हम लोग, और खासकर डिस्कवरी ऑफ इंडिया और तमस, ये जैसे कथा सागर, मालगुडी डेज, ये जो ये जो तो इन्होंने मेरे ऊपर बहुत असर डाला है।
मैं सच बताऊं तो उनका प्रभाव आज तक मेरे अंदर है। मैंने दो आंखें 12 हाथ देखी थी फिल्म, या सत्यकाम देखी थी, वो उस वक्त आज तक मेरे कलेजे में बसी हुई है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आप भूल नहीं पाते बचपन में देखी हुई। कोई अच्छी फिल्म हो, कोई अच्छी चीज हो, एक पूरी पूरी किताब पढ़ने के बराबर अनुभव होता है एक अच्छी फिल्म देखने का मतलब। तो बहुत ही अच्छा वो रहा। इस तरीके से वहाँ नाटक करता रहा। फिर मैंने चंडीगढ़ में इंडियन थिएटर में एडमिशन लिया, वहाँ एमए ड्रामा में। लेकिन 2 साल का था तो मैंने 1 साल बाद ही मेरा दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मेरा एडमिशन हो गया था। तो फिर वहां मैंने 3 साल किया, फिर 2 साल रिपेटरी किया, फिर उसके बाद में बॉम्बे चला आया। तो अच्छा उपेंद्र जी, जी जी उपेंद्र जी, मैं आपसे 2 मिनट चाहूंगा। मेरा घर जी आ जी, गया है, मैं ऊपर जाकर के अच्छे से अच्छी रोशनी में आपको मिलता हूँ 2 मिनट में। क्या बात है, कोई बात नहीं, आप तुरंत जी, जितना हो सके कोशिश करिए, जल्दी आप हमारे से जुड़िए, क्योंकि अभी आया। हमारे मित्र बहुत जुड़ रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं, आपकी बात सुनना चाहते हैं। आप बस मैं जुड़िए, अभी ठीक आया, है, अभी ठीक है, आया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मित्रों, अभी बात हो रही थी श्री यशपाल शर्मा जी से। अभी वो आपने किसी, मैं आप मित्रों को ये बताना चाहूंगा कि उनके एक मित्र की आज एक फिल्म की स्क्रीनिंग होनी थी, उसके लिए वो गए थे। तो आते आते उनको थोड़ी सी देर हो गई, तो मैंने उनको उनसे कहा कि आप घर पहुंच, उनका नहीं, हम समय पर शुरू करेंगे, बस घर पहुंचते हुए मैं 1-2 मिनट का समय आपसे लूंगा। तो अभी थोड़ी देर में हमारे साथ यशपाल जी पुनः जुड़ेंगे। वे अपने कमरे में जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि सिनेमा के बहुत ही पुराने एक्टर हैं, और आप जानते हैं कि बहुत सारी फिल्मों में उनका विशेष रोल रहा है, उनकी विशेष भूमिका रही है। यशपाल शर्मा को कौन नहीं जानता है। और जैसा कि उन्होंने शुरू में ही कहा कि वो हिसार में उनकी पैदाइश हुई है। इस बीच में हमारे साथ रमेश पंडिता जी जुड़े हैं, उन्होंने कहा कि आई थिंक यशपाल जी हिसार से हैं। बिल्कुल सही हैं आप। आप थोड़ा सा पंडिता जी थोड़ा सा देर से जुड़े, तो उन्होंने शुरू में ही कहा कि वास्तव में वे हरियाणा से है। जब मैंने उनसे पूछा कहाँ से है, तो उन्होंने कहा मैं हिसार से हूँ। और फिर उन्होंने अपने जीवन के जो उनका शुरुआती दौर रहा है उसके बारे में हमसे हमको अवगत कराया, उसके बारे में बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं अन्नदा पाटनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वे भी यूएसए से हमारे साथ जुड़ी हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी टिप्पणी यहाँ पर दर्ज की है। अलीगढ़ में कुछ समय के लिए मैंने पहाड़े ऐसे ही गाते गाते पढ़े, और मास्टर जी द्वारा पंडुओं की संटी से खूब मार खाते देखा। तो क्या बात है, आपने अन्नदा जी आपने अपने बचपन के वो दिन याद किए हैं। देखिए ना, बचपन के दिन जो होते हैं, जब हम इस उम्र में याद करते हैं, तो लगता है कि जाने कहाँ गए वो दिन, क्यों वे बचपन के दिन, वे दिन चले गए। और उन बचपन के दिनों में जो मजा आता था, कितना कितना शरारत करते थे हम लोग। अब कभी कभी ऐसा भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, कि घर से हम निकले स्कूल के लिए, 2-4 दोस्त मिल गए, चलो यार आज तुमने होमवर्क किया है? वो कह रहे यार मेरा तो आधा ही रह गया है। मैंने कहा कि मेरा हुआ नहीं है। और किसी ने कहा कि मेरी मैं अपना अपना नोटबुक घर पे भूल आया हूँ। तो चले आज थोड़ा सा वो पीरियड मिस करते हैं, तो पीरियड मिस करने के बाद कहीं किसी वही पास में ही किसी बाग बगीचे में बैठते थे, आपस में बतियाते थे। और उसके बाद याद आता था भैया अभी तो स्कूल जाना है, शाम को फिर घर पे हमारी यहाँ रिपोर्ट होगी, पता चलेगा। तो इस सबसे ये शरारतें जो है, ये जीवन में सिखाते भी बहुत कुछ हैं, और साथ में जीवन की जो अच्छी दिशा है उसको निर्धारित करने में हमारी बहुत मदद करते हैं। क्योंकि बचपन के जो वो भी दिन होते हैं, बहुत ही खट्टे मीठे अनुभवों से भरे होते हैं। और विशेषकर जब इस उम्र में हम उन दिनों को याद करते हैं, सही पता चलता है कि वो खेलते खालते दिन, और हम एक दूसरे को तंग करते थे, और मास्टर जी की उनसे पिटाई खूब हमारी होती थी, और जब काम नहीं होता था। मैं आपको अभी थोड़ी देर में, अब यशपाल जी अपने कमरे में अब पहुंच गए होंगे, वो हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं।
तो मैं अपने बचपन की बात आपको बताना चाहूँगा कि कभी कभार जब हमारा काम जो होमवर्क था वो पूरा नहीं होता था, तो हम अपना नोटबुक का अगला पृष्ठ निकाल के वहां पर 2 लाइन में कुछ लिख देते थे और वहां पर हाथ रख के हम मास्टर जी के पास जाते थे। देखिए मास्टर जी आज हमने काम किया है। वो कह रहे बाकी क्या? मैंने कहा सर वो तो पिछले वाले पृष्ठ पे है, तो ये ऊपर 2-3 लाइनें, 2-3 पंक्तियां इस पृष्ठ पर आ गई, तो वो साइन करते थे। तो इस तरह की शरारतें हम लगातार बचपन में करते रहते थे। तो रमेश पंडिता जी ने कहा है हमारे इंस्टीट्यूट द चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म टेलीविजन के लिए यशपाल जी ने एक बाइट भी भेजा था, थैंक्स टू हिम। अभी मैं रोमेश जी आपसे निवेदन करूंगा, आप जुड़ते रहिए। अभी थोड़ी देर में वे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वे अभी वाहन में थे जब हम उनके साथ बातचीत कर रहे थे। अब उन्होंने कहा कि मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ वहां पर। वास्तव में वे एक फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए मुंबई में गए थे, तो रास्ते में ट्रैफिक में वो उनको देर हो गई, तो उन्होंने कहा नहीं हम तो गाड़ी में ही अपने वाहन में ही आपका ये कार्यक्रम शुरू करेंगे, क्योंकि 7 बजे से मेरे जो चाहने वाले हैं, मित्र हैं, वे प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो अब घर पहुंच चुके हैं और नैना सप्रू त्रिसल जी भी हमारे साथ जम्मू से जुड़ी हुई है। दिलीप कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद। रितु माथुर जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं इस बीच में। करुणाशंकर दुबे जी, क्या बात है, जब कभी गृह कार्य नहीं पूरे होते और कॉपी लेकर स्कूल नहीं जाते तो गुरुजी कहते अच्छा जो लिखा है कॉपी में उससे ही सुनाइए, सब याद आ गया। तो नेचुरली स्वाभाविक है कि बचपन के दिन किसको याद नहीं आते हैं, और खास करके वही दिन याद आते हैं मित्र दुबे जी, जो आप जहां पर आपने बहुत सारी शरारतें की होती है। वो शरारत भरे दिन तो बहुत याद आते हैं। अब यशपाल जी अब जुड़ गए हमारे साथ। मैं कुछ सेकंड्स के लिए अब ये देखिए, अरे वाह क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है। पुनः 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 आपका स्वागत है। देखिए जी जी हमारे जी, एक थैंक यू थैंक यू। हमारे रोमेश पंडिता जी जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से। उन्होंने कहा कि आपने उनके लिए एक बाइट भेजा था एक बार, ये वहां पर एक इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म टेलीविजन के लिए आपने उनके लिए भेजा था, रोमेश अच्छा पंडिता अच्छा, जी। जी 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 जी। जी जी। तो अब आप अपनी बात, अब तो अब आप बहुत इत्मीनान से बैठिए। सुवर्ण रावत जी भी ये आपको बताऊं शर्मा जी, सुवर्ण रावत जी हमारे परम मित्र हैं, बहुत वरिष्ठ रंगकर्मी हैं। एनएसडी रेपर्टरी के दौरान यशपाल शर्मा जी द्वारा नाटक मुआवजे का मैं साक्षी रहा हूं, उन्होंने कहा है, जिसमें उनके द्वारा किया गया किरदार बहुत ही याद भरा रहा है। वो बहुत ही अद्भुत था आपका वो आपकी वो जी भूमिका, जी, उसके बारे। स्वर्ण रावत जी को मेरी तरफ से मेरा सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया दादा, मेरे सीनियर हैं स्वर्ण भाई। जी जी जी। तो नैना सप्रू जी भी मैंने जम्मू से इनको जुड़ रही थी। बोलिएगा, मैंने भी इनके टाई के कई नाटक देखे हैं मैंने। बहुत बढ़िया काम करते हैं, बहुत ही बढ़िया। जी 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 कमाल के एक्टर है सर ये, मेरे ख्याल से पता नहीं किसी कोई कोई जानता है कि नहीं, मुझे ये मालूम है बहुत कमाल के एक्टर है। कमाल की एनर्जी इनके अंदर देखी है मैंने, और बहुत ही बढ़िया नाटक, कई नाटक देखे, एक नहीं। जी जी जी, क्या बात है, क्या बात है। तो इस तरह से अब्दुल लतीफ, हमारे अब्दुल लतीफ और ये अब्दुल लतीफ भाई हैं बड़े, वो भी राजीव मनचंदा जिनका मैं जिक्र किया, वो उन्हीं क्लासमेट है। और सुवर्ण भाई, ये दोनों के काफी नाटक देखे मैंने इनके द्वारा। तो उन्होंने शुक्रिया कहा आपको, कमेंट आगे बाद में देख लीजिएगा आराम से आप। तो अपनी अब जी आप जी, अपनी बात ही जारी रखिए। चलिए बहुत अच्छा, अब तो जुड़ गए आप, कोई दिक्कत नहीं है। बात वो वाली तो खत्म हो गई अभी। अच्छा अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। हाँ, तो नहीं, मैंने आपने मैंने जो, आपने अपने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का जिक्र किया था, तो आपने तो वहां पर पूरा समय दिया होगा जो पूरा ग्रेजुएशन करने के बाद। तो फिर देखिए ना, आपने सिनेमा के लिए तो ट्रेनिंग नहीं की थी, आपने तो रंगमंच के लिए की थी। तो रंगमंच में क्या योगदान रहा आपका फिर उसके बाद, या तुरंत उठ के मुंबई चले गए और फिल्मों में काम शुरू हो गया? जी नहीं, ऐसा नहीं है। मुंबई जाने का मेरा कभी विचार ही नहीं था जिंदगी में। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं फिल्में करूंगा। बस वो मुझे चिल्ड्रन थिएटर करने का मन था उस वक्त, कि मैं बच्चों के लिए थिएटर, मैं ताई से बड़ा प्रभावित था। मैं बेरी जोन से काम से बहुत प्रभावित था, बेरी जोन ने जो काम किया था। और मुझे ऐसा लगता था कि बचपन में ही स्कूलों में
रंगमंच की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, क्योंकि रंगमंच से अच्छा कोई माध्यम नहीं है बच्चों को सिखाने का। वो थिएटर गेम, वो एक कॉन्फिडेंस की भावना, वो एक लीडरशिप की भावना, वो एक इमेजिनेशन पावर स्ट्रोंग होना, वो एक भाषा और उस भाषा उसका सुधार होना, और आंखों का और सोच का डेवलप होना, मतलब आंखों के मतलब फोकस डेवलप होना, ये थिएटर रंगमंच बहुत अच्छे से करता है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वही करूंगा स्कूलों में जा करके। और फिर मैं रिपेट्री में जब आया तो रिपेट्री में मुझे पता लगा कि मैं थोड़ा एक्टर ठीक ठाक हूँ। अ, लोगों ने भी बताया, अखबारों में भी आया, तो लगा कि मुझे एक्टिंग करनी चाहिए। और फिर मुझे लगा कि अगर मुझे एक्टिंग करनी है तो मैं चिल्ड्रन थिएटर में तो नहीं कर पाऊंगा, या तो मैं टीचिंग करूंगा या डायरेक्शन करूंगा या वर्कशॉप लूंगा या कुछ भी लेक्चर दूंगा या कुछ करूंगा। तो मैं फिर एक्टिंग नहीं कर पाऊंगा अगर मैं इसमें डूब गया, क्योंकि मैं मुझे था कि मैं जो भी काम करूंगा डूब के करूंगा। मैं धोखा नहीं दूंगा अपने आप को कि एक पैर इधर एक पैर इधर, न इधर के न उधर के। तो मुझे लगा कि मुझे एक्टिंग करनी है, और फिर मुझे लगा कि एक्टिंग करनी है तो मैं 400 लोगों के सामने क्यों करूं, 400 करोड़ के सामने क्यों ना करूं। तो बस मैं बॉम्बे चला आया। और फिर मैंने, और लेकिन मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि एनएसडी से निकलने के बाद जितना थिएटर मैंने किया है बॉम्बे में, और बॉम्बे शोज पूरे इंडिया में, कहीं कहीं बाहर विदेशों में भी, मेरे 11 नाटक चल रहे हैं इस वक्त। हम्म। तो जिसमें रजित कपूर का नाटक है वन ऑन वन, रामजी बाली का नाटक है कोई बात चले, नाजरा बब्बर जी का नाटक है यार बना बदी, और सलीम आरिफ द्वारा डायरेक्शन और गुलजार साहब के लिखे हुए 4 नाटक हैं। उसमें चाहे खराशें, अठन्नियां और लकीरें, इस तरीके से और भी 2-3 नाटक और भी है। तो जो मकरंद देश पांडे के 2 नाटक हैं, कविता भाग गई और करोड़ों में एक। तो इस तरीके से ये सारे नाटक मैंने बॉम्बे आने के बाद किए। तो और एक तुगलक नाटक मैंने किया था, तुगलक अभी चल नहीं रहा है, लेकिन तुगलक बहुत बड़े और तुगलक का ही रोल किया था दिल्ली में। तो रंगमंच से मैं कभी दूर नहीं रहा। मैंने मुझे लगता था कि मैं रंगमंच से दूर हो ही नहीं सकता, क्योंकि रंगमंच ने मुझे पहचान दी है। रंगमंच ने सब, और आज भी मैं रंगमंच को उतना ही प्यार करता हूँ, वही नाटक देखने जाता हूँ, वैसे ही थिएटर में पृथ्वी थिएटर जाता हूँ, या कहीं भी नाटक होता है तो मैं मिस नहीं करता हूँ। चाहे बनारस में गया शूटिंग करने तो बनारस में शो थे तो मैं बनारस में नाटक देखने गया। तो इस तरीके से मैं मिस भोपाल जाता हूँ या कहीं भी शूटिंग पे जाता हूँ, पता लगे कि उस शहर में शो है तो मैं जरूर जाने की कोशिश करता हूँ जहां तक हो सके, अगर मेरी शूटिंग में व्यवधान उत्पन्न नहीं होता है तो इस तरीके से जुड़ा हुआ हूँ थिएटर से अभी। तो फिर जब आप मुंबई में आपको पहली फिल्म का ब्रेक मिला, तो क्या आपने स्वयं उसके लिए प्रयास किया या आप किसी निर्देशक ने आपको ढूंढ निकाला? ये लम्हा बहुत इंपॉर्टेंट जिंदगी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ना टर्निंग पॉइंट जो कहते हैं। नहीं, मुझे तो हंसी इस बात पे आ रही है जब आपने बोला पहली फिल्म में ब्रेक मिला, कब मिला। ब्रेक हम जैसों को नहीं मिलता होता है। वो तो या तो कोई अपने आप को लॉन्च करे करोड़ों रुपए लगा करके, या फिर किसी स्टार का या किसी का बेटा हो तब लॉन्च होते हैं। वो ब्रेक उनको कहते हैं, हमें ब्रेक नहीं मिलता। हम तो सीढ़ियां चढ़ते हैं, एक एक करके सीढ़ियां चढ़ते हैं। क्या बात है, तो क्या हमने बात खूब है। स्ट्रगल किया है। यहाँ 3-4 साल तो कुछ नहीं हुआ, स्ट्रगल करते रहे। मैं रोल करने में खराब खराब से सीरियल में रोल करने में मैं इच्छुक नहीं था, और मैं सीरियल के ही इच्छुक नहीं था एक्चुअली। उस वक्त बाढ़ आई हुई थी डेली सोप की, बालाजी की, और बालाजी की नहीं, बालाजी के बाद में आई। उस वक्त स्वाभिमान, बदलते रिश्ते, शांति, इतिहास और युग, ऐसे ऐसे सीरियल चल रहे थे खूब सारे डेली सोप। और वहां मैंने जाकर देखता था ना, मैंने ऑब्जर्व किया कि अभिनय ये नहीं है, या मैं ये करने नहीं आया हूं। मुझे लगा कि ये तो मशीन है, डायलॉग बोल दिया पूरा खत्म, आगे बढ़ो। वही लिखा जा रहा है, कोई लिख रहा है, कोई बोल रहा है, कोई अगला तैयार कर रहा है, उसको फटाक फटाक, मशीन एक फैक्ट्री है। तो वो एक अच्छी बात है, रोजगार के लिए अच्छी बात है, जो लोग उससे जुड़े हुए हैं उनको पैसा मिलता है उसके लिए अच्छी बात है। लेकिन ये लंबी रेस नहीं है।
लंबी रेस क्या? अगर जाना है, अगर 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 दिल से अंदर गहराई से काम करना है, तो ये लक्ष्य मैं लेकर नहीं आया था। मैं तो मेरे नाटक कर रहा था, वही अच्छा था, यही अच्छा था। तो मैंने एक बार ये 1084 की माँ फिल्म बन रही थी गोविंद निहलानी की, वो मेरी पहली फिल्म है। क्या बात और है। मेरा छोटा सा रोल है, बड़ा रोल नहीं है। महाश्वेता देवी का नॉवल है हजार हम्म। चौरासिर माँ, उस पर बेस्ड है ये फिल्म। और जिसमें नंदिता दास और जॉय सेन गुप्ता, अनुपम खेर, जया बच्चन सब लोग थे। अमिताभ बच्चन ने मुहूर्त किया था, मैंने पहली बार अमिताभ बच्चन को देखा था। और वहाँ कैमरा फोटो खिंचवा रहे थे बहुत सारे लोग, जो कि फोटोग्राफर को बोलते थे मेरा एक खींचते, मेरा एक खींचते। मोबाइल नहीं था। लेकिन मैं देखता रहा था, मैंने कहा नहीं, मैं फोटो नहीं खिंचवाऊंगा, मैं अमिताभ जी के साथ काम करूंगा किसी दिन। और फिर मैंने किया। तो मुझे क्या क्या याद करूं, और भी कुछ चीजें हैं जो याद आ जाती हैं उसी तरीके से। तो 1084 की माँ वाज माई फर्स्ट ब्रेक, जिसको आप बोलते हैं। और मैं प्रीव्यू शो हुआ था, तो मैंने पहली बार जब अपने आप को बड़े पर्दे पर देखा था, तो वो मैं क्या नहीं बात है। भूल सकता। पहली बार जब मुझे लगान मिली थी, वो मैं एक्सपीरियंस नहीं भूल सकता। गंगा जल का जब अवार्ड के लिए, फिल्म फेयर के लिए मुझे नॉमिनेशन का जब फोन आया था, जब मैं गाड़ी में दिल्ली में था और मैं कहीं शूटिंग करके खत्म करके जा रहा था, वो मैं नहीं भूल सकता। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो छुटपुट 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 याद रहती हैं। फिर एक बात मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहता हूँ, हाँ हाँ, जरूर जरूर। वो हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगेगा सुन करके, कि लाइफ कैसे बदलती है। मुझे याद है मेरी माँ स्वेटर बुनती थी लोगों के, और कपड़े सिलती थी। सिलाई उषा मशीन थी हमारे घर। और उससे हमारा बहुत गुजारा होता था, क्योंकि मेरे पिताजी चपरासी थे। और बाकी सब हम पढ़ाई करते थे, 6 भाई बहन थे, 7 थे, एक चली गई थी, डेथ हो गई थी। तो उस वक्त की बात कर रहा हूँ कि पाई पाई जोड़ करके हमने कुछ 750-800 रुपए इकट्ठे किए थे, कई महीनों के बाद तक। सात ओहो। सौ आठ सौ रुपए इकट्ठे किए थे, और हीरो साइकिल खरीदी थी, क्योंकि साइकिल की बड़ी जरूरत थी। साइकिल बहुत जरूरत थी, क्योंकि उस वक्त साइकिल बहुत बड़ा एक धन होता था, गरीबों के लिए, या मतलब ऐसे लोगों के लिए, लोअर 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 मिडिल क्लास लोगों के लिए। तो वो हीरो साइकिल है, हरे रंग की थी। और मेरे भैया लेने गए थे, और हमारे अंदर जो हलचल मची थी पूरा दिन, कि अभी आए क्यों नहीं, आए क्यों नहीं, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, फिर देखे गली में कोई क्यों नहीं आया अभी तक। फिर इतनी हलचल थी, और हम लड़ पड़े। मेरा भाई बोले मैं छोटा, मैं चलाऊंगा, दीदी बोली मैं चलाऊंगी, सबसे पहले मैं चलाऊंगी, क्योंकि वो कैंची चलाते थे, चलानी तो आती नहीं थी, बीच में टांग डाल के ऐसे कैंची चलाते थे। गद्दी पे बैठने का तो सवाल ही नहीं, इतने बड़े नहीं थे हम, तो छोटे थे। तो वो जो एक वो था पैशन, और वो जो एक इच्छा थी, एक चीज की, किसी किसी वस्तु की, उस वक्त, जो मैं सच बता रहा हूं, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। और जिस दिन, क्योंकि हमने दिए की रोशनी में, वो एक चिमनी होती थी, उसमें मिट्टी का तेल डाल के एक दिया बनाते थे, या फिर बेनेड्रिल की बोतल जो होती थी, उसमें छेद करके उसमें दिया लगाते थे। उस तरीके से, इस तरीके के दिए होते थे। एक तो जब पहली बार लाइट आई थी, वो हमारे घर में एकदम से चमक हुआ था। और वो दिन मैं नहीं भूल सकता। और फिर ये साइकिल जो आई, इसका कट्टू दूसरा, मैंने क्यों ये बात सुनाई, कि बॉम्बे में जब मुझे गाड़ी लेनी थी, फर्स्ट एसेंट गाड़ी ली थी मैंने पहली। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं वहां देखने नहीं गया गाड़ी, मैंने ड्राइवर को बोल दिया, ड्राइवर पहले ही रख लिया था मैंने, एक हफ्ता पहले। और मैं ड्राइवर को बोल दिया कि तुम जाना, मुझे फोटो भेज देना, और मैं बता दूंगा कि मतलब हाँ लेनी है, कौन सी लेनी है, कलर वगैरह ये सब। इसमें पैशन ही नहीं था, स्वाद ही नहीं था कुछ, कार लेने का मजा ही नहीं आता। मतलब मैं ये बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत करोड़पति हूँ, मैं बिल्कुल नहीं हूँ, बल्कि उधार पे हूँ। मैं बता दूं, इससे गलत फहमी में ना जिए। लेकिन फिर भी मैं उस इच्छा शक्ति की बात कर रहा हूँ, मैं उस अंदर का जो उबाल है, जो जो अंतर्मन का जो उबाल है उस वक्त जिस तरीके से होता था, वो वो इस मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में, इस मेट्रो सिटी में आकर के कहीं ना कहीं शब्द सुनाई नहीं देते, विजुअल दिखाई नहीं देते, क्योंकि बहुत सारे हैं। गांव में क्या होता था, एक जहीं के लाउड स्पीकर बजा तो अरे वाह,
क्या चल रहा है, एक कहीं दिखा सामने तो अरे मोर नाचा। अरे वो हमारी सेंसेस, 5 सेंसेस जो है वो शहरों में आकर के वीक हो गई है। सबसे बड़ी चुनौती है ये 5 सेंसेस को हम बचा लें, होंठ के टेस्ट को बचा लें, नाक के सूंघने को बचा लें, आंख के देखने को बचा लें, टच करने की शक्ति को बचा लें, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्या बात है, क्या बात है। बहुत 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 अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही। आप जिन्होंने अपना जीवन, अपना बचपन इस ऐसे संघर्ष उसमें देखा है, और उसके बाद अब आप मुंबई की चकाचौंध में आपका जीवन बीत रहा है, तो स्वाभाविक है कि वो बचपन के पुराने दिन तो नहीं, याद आ मेरे ही साथ जाए। प्रॉब्लम यही है कि मैं बम्बई की चकाचौंध में नहीं जी रहा हूँ। मेरी अपनी ही दुनिया है। मैं पार्टियों से दूर, फंक्शन से दूर और सेलिब्रिटीज के गेट टुगेदर से दूर मैं अलग ही रहता हूँ। मुझे पता नहीं क्यों कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता। मुझे बहुत फेक लगता है कई बार। मुझे लगता है कि मैं तो ऐसे ही जी लूंगा जैसा जी रहा हूँ, और हमें जो करना है वो करना चाहिए, उस पर कंसंट्रेट करते हैं। और इस इतना बड़ा आदमी है, इससे मिल लिए, क्या बात है। मुझे नहीं खुशी होती कितना भी बड़ा हो, प्रधानमंत्री क्यों ना हो। मुझे खुशी कब होती है जब एक अच्छा इंसान मिल जाता है, उसकी काबिलियत जब पता चलती है, उसकी उदारता पता चलती है, उसकी सत्यता पता चलती है, उसका जो उसके अंदर जो अच्छाइयां है वो पता चलती है उसको। वो मेरा दिल जीत जाता है। और बड़े क्या बड़े करोड़पति आए चले गए, बड़े बड़े मिनिस्टर आए चले गए, मुझसे तो नहीं भाव दिया जाता। क्या मैं बात है, तो क्या सच में बात है। बता रहा हूँ, जो मेरे यहाँ काम करने आती है, जो मेरे यहाँ मेरे जो डॉग्स है उसको घुमाने आता है लड़का, और जो मेरा जो ड्राइवर है या जो मेरे, ये मेरे लिए बहुत अच्छे और बहुत ही कमाल के इंसान है, क्योंकि वो इंसान अच्छे। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। तो अच्छा, अब थोड़ा-सा हम थोड़ा-सा विषयांतर होते हैं, फिर आप फिर उसी बिल्कुल ट्रैक पे बिल्कुल, या आते हैं। आप, सर आप, जी। मैं तो आपके हाथ की कठपुतली हूँ, आप जहां नचाएंगे मैं नहीं, 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 नाचूंगा। आज आज सुनो शर्मा जी, ये पूरा मंच आपका है, जैसा कि पहले हम ये बात कर नहीं, चुके हैं। ये तो लेकिन आप पूरा डायरेक्टर आप। हैं आज के, आप अरे मैं डायरेक्टर कोई नहीं हूँ यार, मैं तो पूरा आप समर्पित। बताएंगे मैं वही करूंगा, मैं वही बोलूंगा जो आप नहीं, नहीं, कहेंगे। मैं समर्पित हूँ, मतलब पूरा कार्यक्रम आपको समर्पित है। तो अच्छा, जी जी, कुछ बोलिए गाने बोलिए। का कुछ मजा आएगा ना, कुछ हरियाणवी लोकगीत एक दो सुनाइए ना थोड़ा सा, ताकि हमारे अरे जी। मैं गरधप गान है मेरा, गरधप गान है, गधे जैसा आवाज है, ढेटू ढेटू, मेरा आवाज बहुत खराब है, मैं गा नहीं अरे सकता थोड़ा सा, खुद। अरे थोड़ा सा गुनगुनाए तो सही, अच्छा है, शुरू में आपने गाया था, थोड़ा सा गुनगुनाइए, अच्छा लगेगा। अब आप हरियाणा का कोई लोकगीत नहीं गाओगे तो फिर मजा क्या आएगा आपके इस कार्यक्रम में। चलिए, जी, मैं जो लक्ष्मी चंद की एक रागनी बचपन में गाता था, मुझे लक्ष्मी चंद को कभी नहीं जानता था जी, जी, जी। 2016 से पहले, लेकिन मुझे लक्ष्मी चंद की एक रागनी एक नेपाली लड़के ने सिखाई थी। उसका नाम था अच्छा। प्रेम प्रकाश, और वो, हम लोग साथ में चांदी का काम करते थे सुनार के यहाँ। तो वो ये रागनी गाता था हरियाणवी में, और मुझे वो बड़ी पसंद आती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता उसके जो, उसका जो लय ताल है वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। उसमें कोई ढोलक कुछ नहीं, पता नहीं, कुछ अपनी ही धुन थी। अरे लक्ष्मी चंद की टांग टूटेगी, सांग बिगड़ गया सारा, आज बेटा खेल कूद ले, तड़का कर दूं न्यारा। अरे 203 का बड़द जुड़ाया, गोडा चढ़ गई गारा रा। अरे नानी नानी बूंद पड़े से रे 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 रे। अरे नानी नानी बूंद पड़े से, अरे सांग बिखर गया सारा रे। फर्श बदन बखेर बखेर के बांगा मोर नचाया, आज बेटा खेल कूद ले, तड़का कर दूं यार। देखिए, इसमें शब्दों पे मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि इसमें क्या शब्द थे, लेकिन जो मैंने उस वक्त गाई थी वो ये थी, क्योंकि ये कुछ अलग प्रकार की है रागनी। लेकिन मैं जो शब्द उसने, जो धुन, जो ये सब कुछ मैंने उसी वक्त जो सीखा था उसी को रिपीट किया।
तो आप कोशिश करते हैं कि इस तरह का जो लोक संगीत है, देखो ना, मेरी भी ये चिंता है कि हमारे देश में जो अलग-अलग प्रांतों में लोक संगीत है, लोकगीत है, अब आहिस्ता-आहिस्ता विलुप्त हो रहे हैं, क्योंकि नए बच्चे तो सीख नहीं रहे हैं, नए बच्चे तो इसको फ़ॉलो नहीं करते हैं, उनको तो वही आजकल के गाने चाहिए। लेकिन इनको सुरक्षित रखने में आप जैसे जो इतने बड़े कलाकार हैं, उनकी बहुत अहम भूमिका है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आपने कभी कोशिश किया है कि इस तरह के लोक संगीत को फ़िल्मों के माध्यम से आप उसको थोड़ा-सा प्रोत्साहित और करेंगे और उसको समृद्ध बनाएँगे? नहीं, शायद आपने मेरा कुछ पढ़ा नहीं है इस बारे में, दादा लक्ष्मी फिल्म के बारे में। वो वही है, ये फोक फोक थिएटर के फादर कहा जाता है पंडित लक्ष्मीचंद को। और वो आज से जो 125 साल पहले जो बोल गए, जो किया, वो मैंने फिल्म में दिखाया है मेरी। और वो सारे गाने फोक ही हैं, फोक सॉन्ग ही है वो सारे। वो फोक सॉन्ग जो पूरी दुनिया में सुने जा सकते हैं, उनको यूनिवर्सल किया है मैंने। मैंने क्या मतलब, मैंने तो करवाया है, किया तो उत्तम सिंह जी ने है। उत्तम सिंह जी इसके म्यूजिक डायरेक्टर है। गदर फिल्म के, दिल तो पागल है फिल्म के जो म्यूजिक डायरेक्टर रहे हैं, उन्होंने मतलब दिलो जान से इस फिल्म का म्यूजिक किया है और पूरा वक्त दिया है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी किया है और फिल्म के अंदर प्राण फूके हैं, तो मैं कभी नहीं भूल सकता। तो मैं और अभी पार्ट 2 भी जो बनाऊंगा उसमें भी सारे फोक सॉन्ग हैं। तो मैंने कोई भी गाना आज का लिखा हुआ नहीं लिया है, सारे फोक हैं और उस वक्त के हैं। उसी वक्त के गुरु मान सिंह का लिखा हुआ, गुरु लक्ष्मीचंद का लिखा हुआ, डॉक्टर हरदेवा जी का लिखा हुआ, और उसी तरह की उस वक्त के लोगों को के लिखे हुए, दीपचंद का लिखा हुआ, जो 100 साल पहले थे, 150 साल पहले, उनके लिखे हुए गाने ही मैंने यूज किए हैं। जो कमाल के फोक म्यूजिक है उसके अंदर। फोक सारे इंस्ट्रूमेंट ओरिजिनल है, वो मशीन क्या बात वाले है! इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो मशीन पर बैठ के ये निकाल दो, बांसुरी निकाल दो, ये निकाल दो, नहीं। बांसुरी आई है, सारंगी आई है, ढोलक आई है, तबला आया है। सारे इंस्ट्रूमेंट जितने भी हैं वो सारे आए हैं स्टूडियो के अंदर, और तब म्यूजिक तैयार हुआ है। क्या बात है, क्या बात है! बहुत अच्छी बात कही आपने और ज़रूरी भी है, ज़रूरी भी है। उस फ़िल्म के बारे में मैंने काफ़ी सुना है। जब अखिलेंद्र जी आए थे मेरे कार्यक्रम में, तो आपकी उस फ़िल्म के बारे में बहुत मतलब लाइव में तो नहीं, पहले बातचीत हुई थी। तो फिर मैंने उनसे कहा कि मैं यशपाल जी को भी एक दिन जी, अखिलेंद्र अखिलेंद्र मिश्रा जी साक्षी रहे हैं इसके। जब जी, मैं जी। लिख रहे थे, हम लोग जब लिख रहे थे राजू मान जी के साथ, जब दागनिया सुन रहे थे, जब तो फिल्म बनने से 2 साल पहले से ही मैं, जब हिसार से दिल्ली हम दोनों साथ में गए थे, तो रास्ते भर में उनको रागनिया सुनाते गया था उसमें कार में। रागनिया मतलब जो कच्ची थी, मतलब पक्की नहीं थी, बनी म्यूजिक बना हुआ नहीं था, जो यूट्यूब में थी, जो वो वाली सुनाता था कि एक ये रागनी है, कि ये है, कि ये है, कि ये है। उसको बहुत पसंद आई थी, उसको बहुत बोला यार ये फिल्म बननी चाहिए बस। और आज वो गर्व के साथ कहता है कि यार जो फिल्म तू सोच रहा था, अखिलेंद्र मिश्रा ने देखी, आशुतोष गोवारिकर के साथ ही देखी थी, हमने साथ में देखी थी। और सोच रहा, आवाज़ 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 आवाज बंद है, अब आ गई, बंद है, आ गई, अब आ गई, आ गई, अब आ रही है, आ रही है, आ रही है अब। आ रही तो आई अच्छा ना। अब, हाँ जी, अच्छा ये बताइए अब कि अब आपके जीवन के बारे में इतना आपने स्पष्ट रूप से सब खुली किताब की तरह आपने सामने रखा है। काफी गर्मी लग जी, रही है मुंबई में, आपने एसी को बढ़ा अरे दिया, हाँ, कम किया? एसी एसी चल रहा है कब से। हाँ जी, तो अभी तो दिल्ली में तो ठंड ही है, अभी अभी तो गर्मी शुरू नहीं नहीं हुई नहीं, है वहां उतनी। तो ठंड ही है, मैं वहीं से जी, आया जी। हूँ, मुझे मालूम है। जी, जी। जी जी जी। जी, जी, जी। तो अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि अभी आपका देखिए ना, इतना अनुभव आपने लिया है, आप कहाँ से आपने यात्रा शुरू की है, फिर दिल्ली आए, फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आपने ट्रेनिंग ली, फिर मुंबई में आ गए, तो जहाँ पर कई चुनौतियाँ थी। अभी क्या लग रहा है आपको, अभी क्या करना बाकी रह गया आपसे, जो आप चाहते हैं कि अपने जीवन काल में उसको आप कंप्लीट करेंगे, उसको आप पूरा करेंगे? देखिए, मेरा मन का सिनेमा रह गया है।
थोड़ा सा जो मुझे करना है। दादा लक्ष्मी कर रहा हूँ, पार्ट 2 करूंगा। और छिपकली फिल्म किया जो अभी मेरे मन का सिनेमा है, जो मुझे मुझे खुद अपनी एक्टिंग कभी अच्छी नहीं लगी, लेकिन छिपकली फिल्म देख करके आई कैन से यस आई हैव डन वन फिल्म इन माय लाइफ। एक मूसो फिल्म है, उसकी रिलीज का इंतजार है, उसमें भी बहुत मेन रोल है इन दोनों में। और ये एक नोबेल प्राइज विनर राइटर है, उनकी एक नॉवल है ऑफ माइस एंड मैन, जो कोरोना की तरह एक 100 साल पहले बीमारी आई थी, उसके ऊपर लिखा गया था वो नॉवल, और उसको नोबेल प्राइज मिला था। तो ये एक फिल्म है जो मैं रिलीज का इंतजार कर रहा हूँ। फिर एक दो फिल्में और हैं। एक तो सावित्री बाई फुले और ज्योतिबा फुले है। सावित्री बाई फुले के ऊपर एक फिल्म है जो अभी उसकी राइटिंग 90% हो गई है, उस पर बस ऑर्नामेंटेशन चल रहा है, उसका रिवीजन चल रहा है। मेरी वाइफ ने, प्रतिभा ने लिखी है, वो भी एनएसडी से है, मेरी क्लासमेट है। और बहुत कमाल के डायरेक्टर हैं और राइटर हैं और एक्ट्रेस भी हैं। उन्होंने गुलजार साहब के साथ काम किया, राजकुमार संतोषी के साथ काम किया, काफी श्याम बेनेगल के साथ काम किया है। तो वो लिख रही है और वो डायरेक्ट करेंगी वो फिल्म। तो एक वो एम है बनाना, एक पार्ट 2 है। अभी फिलहाल तो ये दो है जो जिसमें मुझे 100% अपना देना है। और बाकी तो खैर एक्टिंग करनी है या करना है, वो बात अलग है। कुछ फिल्में, एक तमिल फिल्म का इंतजार कर रहा हूँ, तमिल फिल्म में लीड रोल है। वो बहुत ही मेरे लिए अच्छा एक फिल्म मानता हूं मैं कि बहुत अच्छी फिल्म बनी है। और एक वेब सीरीज है जो कि कमाल की, मतलब विजय वर्मा और मैं उसमें, हम दो तीन लोग लीड रोल में हैं। उसका इंतजार है मुझे। वो बहुत अच्छी बनी है, पुलिस के ऊपर है पूरी, एम फॉर माफिया। और जो तेजाब लड़की के ऊपर जो फेंका है, उसकी तहकीकात है पूरी फिल्म में। और उसी को लेकर के एक व्यक्ति के मन में क्या क्या चेंजेस आते हैं, उसी के ऊपर है। तो ये कुछ काम है जो जिनका मैं इंतजार कर रहा हूँ। बाकी तो खैर कुछ और भी काम है, लेकिन ये जो काम है ये मुझे वाकई इनका इंतजार है। तो थिएटर रंगमंच के लिए तो कुछ समय निकालते होंगे अभी, या उसकी तरफ अभी थिएटर उतना? थिएटर रंगमंच के जब से ये कोरोना हुआ है तब से छोड़ा है मैंने। और मैं पूरा कंसंट्रेशन दादा लक्ष्मी फिल्म के ऊपर था, अब तैयार हो गई है। और अभी इन दो फिल्मों पे कंसंट्रेशन है। अभी थोड़े टाइम के लिए छोड़ा है, और लेकिन अभी करूंगा शुरू, अभी कर दूंगा, बस थोड़ा सा हॉल खुल जाए अच्छे से और बढ़िया से एक डर खत्म हो जाए, जो थोड़ा सा भी डर बचा है ना। यशपाल जी, आपने जो अपने जीवन के बारे में, अपनी जीवन यात्रा के बारे में और सिनेमा तक ऐसे जो नाम आपने बनाया है, वहां तक की यात्रा के बारे में कितना कितना संघर्ष आपको करना पड़ा, कैसी परेशानियां उठानी पड़ी, ये तो आपने और और आपकी बात से इससे पता चलता है कि आप बहुत ही सादगी के साथ, बहुत ही सहजता के साथ अपना जीवन बिताना चाहते हैं। वो जो चमक धमक और ताम झाम है उसमें से बहुत दूर रहना चाहते हैं, वो तो आपने स्पष्ट कर दिया। लेकिन वो मैं एक, आपको, जी जी, हाँ बताइए बताइए, जी जी पूरा बोलिए करिए बोलिए। आप। नहीं नहीं, आप बोलिए बोलिए प्लीज। तो मैं अब आपसे ये जरा बात करना चाहूंगा कि आजकल के बच्चे जो है ना, चाहे वो एनएसडी से तुरंत निकलते ही उनके मन में ये रहता है कि अब मुझे मुंबई जाके बहुत बड़ा हीरो बनना है, बहुत बड़ी फिल्मों में काम करना है। तो आते ही या तो वो बिल्कुल गुम हो जाते हैं, या आधे मिल गए, या कुछ तो बहुत ही उदास होके, मायूस होके लौटते हैं वापस। तो क्या आप उनके लिए कुछ बताना चाहेंगे ना कि भैया क्या, कैसे, क्या, कितना संघर्ष करना पड़ता है इसके लिए, और किस तरह से परिपक्वता आनी चाहिए आपके काम में, आपके व्यवहार में, आपके कार्य प्रणाली में, तभी तो आप मुंबई जैसे, ये तो बिल्कुल मुंह खोले खड़ी है मुंबई, आपको अगर निगल गई तो बहुत मुश्किल है। और अगर क्योंकि पांव जमाना बहुत कठिन है इसमें। जी जी, मैं बस यही, जो लोग शॉर्टकट अपनाते हैं या जिनको बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी है, मतलब अभी आज ही कर ले कुछ, मैं तो हैरान होता हूँ जब यहाँ लोग बोलते हैं यार, यार 2.5 महीने हो गए मुझे बॉम्बे आए हुए, अभी तक काम नहीं मिला। तो मुझे ना हंसी आती है उनके ऊपर, कि मैंने सोचता हूँ यार, मतलब कमाल है तुम्हारी, ऐसा क्या काम चाहिए तुमको जो 2.5 महीने में, इतनी पेशेंस भी नहीं है। मैं हर एक्टर को बोलता हूँ कि आप, शाहरुख खान आपके जैसा काम नहीं कर सकता। मैं हर एक्ट्रेस को बोलता हूं कि कंगना राणावत तुम्हारे जैसा काम नहीं कर सकती, बिकॉज यू आर यूनिक। आपके अंदर जो क्वालिटी है वो किसी और के अंदर नहीं है दुनिया में।
तो हमको किसी की कॉपी करने के बजाय, किसी से प्रभावित होने की बजाय अपने आप को खोजना चाहिए कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है। हम अपनी स्ट्रेंथ का 30% भी यूज नहीं करते हैं। हम दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, पागलपन होने से, ये जुनूनी होने से डरते हैं। खासकर लड़कियां बेचारी, घर बेचारी नहीं कहना चाहिए, लेकिन घरों के अंदर आसपास जिस तरीके से उनको देखा जाता है, नाटक वाली लड़कियों को या थिएटर वाली या फिल्मों वाली लड़कियों को, वो एक बड़ी त्रासदीपूर्ण है। हालांकि अभी धीरे धीरे चेंज हो रहा है, लेकिन मैं नई जनरेशन को यही कहूंगा कि डोंट बी इन हरी। कुछ नहीं होना, मैं बता रहा हूं, आप घूम फिर के फिर वहीं आ जाओगे और फिर वही करोगे, क्योंकि जीरो से शुरुआत करोगे अच्छे से। इसलिए भागने दौड़ने में कुछ नहीं पड़ा है। मैं कहता हूं, आपको अगर आज लीड रोल मिल जाए, आर यू कैपेबल कि आपके ऊपर 5 करोड़ रुपया लगाया जा सके? कैन यू हैंडल ऑन योर शोल्डर? इफ यस, देन गो, देन यू कैन से। अदरवाइज प्रिपेयर योर सेल्फ। वी आर लर्निंग टिल नाउ, एवरीबॉडी इज लर्निंग। अमिताभ बच्चन भी होते हैं, हम्बल है, बोलते हैं मैं आज भी सीख रहा हूं। दिस इज नॉट ए स्मॉल थिंग। वो गलत नहीं बोल रहे हैं। एक्चुअली एवरी टाइम, एवरी सिंगल मोमेंट वी आर लर्निंग। कुत्तों से हम सीखते हैं, बिल्लियों से हम सीखते हैं, हम हर जानवर से सीखते हैं, हम बच्चों से सबसे ज्यादा सीखते हैं। कैसे वो सच्चाई, ट्रूथनेस उनके अंदर होती है, कैसे वो ईमानदारी वाली झूठ होती है। कितना कुछ सीख सकते हैं हम। वो है असली एक्टिंग, जिसमें एक्टिंग लगता ही नहीं कि एक्टिंग है। एक्टिंग क्या है? अभिनय। एक्टिंग क्या है? एक्ट करना, मतलब कुछ करना, कुछ करना, कर्म जिसको बोलते करना। तो कुछ झूठ बोल नहीं हो गया ना। अगर हम किसी नाटक को या किसी और की कहानी हम कर रहे हैं तो वो झूठ है, मैं तो नहीं हूं ना, तुगलक। लेकिन वो झूठ कितने कितने विश्वास के साथ, कितने कॉन्फिडेंस के साथ दिखाया जा सके कि वो सच लगे, बस यही है। जहां है वहीं रहे, प्रेजेंट में रहे, पास्ट में नहीं, फ्यूचर में नहीं। हमको सिर्फ इतना जरूर पता होना चाहिए। जो लोग ये जल्दबाजी में करते हैं, स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, एक्टिंग पहली बार पढ़ते एक्टिंग शुरू कर देते हैं दिखाने के लिए, दिखावा कर। दिखावा किसको दिखावा कर? आप अपने आप को दिखाइए, दिखाना है तो। मैं कहता हूं हमेशा स्क्रिप्ट मन मन में पढ़िए, पहले आराम से पढ़िए, उसको धीरे धीरे समझ आएगा। दिल दिल और दिमाग का सामंजस्य बनेगा। कभी दिल बोलेगा ऐसे कर दे, फिर दिमाग बोलेगा रुक जा, रुक रुक जा, थोड़ा सा रुक जा, आराम से चलते रह, थोड़ा सा तू चल, थोड़ा मैं चलता हूँ, थोड़ा तू चल, थोड़ा मैं चलता हूँ। अगर मैं चला तो मशीन हो जाऊंगा। अगर ये तू तू चला तो हम बिल्कुल इमोशनल फूल हो जाएंगे। अगर पता लगा कि किसी को कैरेक्टर में घुस गए, तलवार मारनी, तलवार मार दी, तो इतना भी नहीं। या किसी कैरेक्टर में इतना घुस गए कि निकल ही नहीं पा रहे। तो इसीलिए इन दोनों का सामंजस्य बनाना है। स्क्रिप्ट को मन मन में पढ़ना है, उसको पहले आत्मसात करना है। समझना नहीं है, समझना गलत है, आत्मसात करना है। फिर उसके अंदर अपने आप स्क्रिप्ट बोलेगी कि क्या करना है, कहाँ कोमा आएगा, कहाँ फुल स्टॉप आएगा, कहाँ गुस्सा होगा, कहाँ ऊंचा होगा, कहाँ नीचा होगा, अपने आप बोलेगी स्क्रिप्ट। तो इसीलिए तुम मत बोलो, स्क्रिप्ट को बोलने दो, स्क्रिप्ट अपने आप तुमको बुलवा लेगी। बहुत अच्छी बात कही आपने। मुझे लग रहा है कि हमारे जो युवा पीढ़ी है और जो खास करके जो अभिनय में रुचि रखते हैं, रंगमंच में और सिनेमा में रुचि रखते हैं, उनको आपकी ये बात सुननी पड़ेगी। बहुत ही उत्तम बात कही आपने, उनके लिए उम्दा बात कही आपने। उनको सुनना चाहिए और उनको इसका अनुसरण करना चाहिए। देखिए अचानक ठीक है, आपने 3 साल मान लीजिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी कोर्स किया है या कई नाटकों में काम किया है, लेकिन ये एक सतत प्रक्रिया है, चलता है, जारी है। इसको जितना अपने आप को तपाते रहेंगे, जितना आप को इसको मांझते रहेंगे, उतना ही बहुत कम होता है। अब इसी से जुड़ता हुआ मैं मैं आपसे बताता हूँ, जी चाहे जी हम्म, वो रशिया के स्टानिस्लॉवस्की की एक्टिंग थ्योरी हो, और चाहे वो जर्मनी के ब्रेख्ट की थ्योरी हो, क्या चाहे वो बात। ग्रोटोस्की की थ्योरी हो, बॉडी एक्टिंग हो, चाहे वो इब्सन, हेनरिक इब्सन की थ्योरी हो, जो जिस तरीके के उन्होंने नाटक लिखे हैं, या शेक्सपियर की थ्योरी हो, कोई भी थ्योरी आप अपना लो,
कोई भी दुनिया के किसी स्कूल में चले जाओ, मैट में चले जाओ, मास्को आर्ट थिएटर जो है, राडा में चले जाओ, रॉयल एकेडमी ऑफ जो लंदन का जो स्कूल है, ड्रामा स्कूल है, आप न्यूयॉर्क के स्कूल में चले जाओ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली चले जाओ, आप चंडीगढ़ चले जाओ इंडियन थिएटर में, आप कहीं भी चले जाओ, आपको सबसे पहले ये सीखना पड़ेगा कि आपका सेल्फ क्या है, सच्चाई, आंखें, आंखें, और आपका जो बोलना चलना है, आप झूठ नहीं बोल सकते ज्यादा देर। अगर आप सच्चाई से करेंगे, अगर आप फील करेंगे तो दुनिया फील करेगी। अगर आप खुद ही फील नहीं कर रहे हैं तो क्या करेगी दुनिया? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही है। तो मैं यही यही चाह रहा था, इससे जुड़ी हुई दो चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो हमारे जी। मित्रों को भी वो अच्छा लगेगा सुन के। तो आपकी इस इतनी यात्रा में आपको किस पॉइंट पे लगा, या आप निराश हो गए होंगे, यार ये हमसे नहीं हो पा रहा है? और दूसरा पॉइंट कब आया कि जब आपको लगा क्या बात है, यशपाल शर्मा ने यहाँ पर क्या काम किया है? यानी आप अपने निरीक्षक, अपने आलोचक, अपने समीक्षक खुद बन गए, तो आपको लगा कि ये है ना बात जो यशपाल शर्मा ने करके दिखा दिया। देखिए, ऐसा तो शायद अभी तक नहीं हुआ है कोई काम कि मैंने दिखा दिया करके और कर लिया, क्योंकि मैं नहीं मानता, क्योंकि हर किसी में कुछ ना कुछ कमियां हैं। और मुझे, मैं जब परेशान हो गया था, बॉम्बे आया था, स्ट्रगल कर रहा था, तो मैंने तो अपनी कुर्ता उड़ता फाड़ दिए थे एक बार, दारू पी करके रात को। मैंने कहा नहीं रहना साला इस जगह पे यार, कोई काम ही नहीं देता है, इतने मेन मेन रोल करके आया मैं नाटकों में, और यहाँ पर कोई पूछ ही नहीं रहा। मैंने कहा तो बड़ी फ्रस्ट्रेशन आती थी, मुझे लगा साला हिसार में जाके थिएटर करेंगे अपना, कुछ नहीं रहना, ही नहीं रहना मुझे यहाँ पर। बहुत ही ऐसा लगता था। और कई लोग मेरे क्लासमेट एनएसडी के साक्षी रहे हैं, सत्यजीत, प्रतिभा। और मुझे एक अच्छी बात यह है, प्रतिभा मेरी वाइफ जो है वो कभी झूठ नहीं बोलती, मेरा जो काम होता है तो बोल देती है, इसका मजा नहीं आया इसमें आप देख के फिल्म, तो वो बोल देती है, बोले ये तो ठीक है, पैसा कमाने के लिए करना चाहिए, ठीक है। फिर कई बार बोलते हैं कि यार यशपाल, तुमने क्या काम किया इसमें, ऐसा किया। लेकिन मुझे ऐसा, एक तो मैंने बंसी कौल, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, क्या बंसी बात कौल है, जी क्या का एक बात है। नाटक था, आर्थरो उई नाटक था, जो हिटलर के ऊपर था, जो कि बहुत फेमस नाटक है, हिटलर की लाइफ के ऊपर, उस कॉमेडी है पूरा, ब्रेक्ट ब्रेक्ट का लिखा हुआ, बेर्टोल्ट ब्रेक्ट का लिखा हुआ। और वो नाटक मैंने किया था मेन रोल। तो वो नाटक मुझसे अच्छा नहीं हुआ, वो नाटक बहुत खराब हुआ, और मुझे बड़ा मलाल है। और एक दूसरा अध्याय एक नाटक है, राम गोपाल बजाज जी ने डायरेक्ट किया था, और मैं और प्रतिभा एक्टर थे, वो नाटक अच्छा नहीं हुआ, इसका मुझे बड़ा मलाल है। और मुझे खुशी इस बात की, रोबिन दास के साथ एक नाटक किया था मैंने, बड़े न खेले छोटे खेल, डैरियो फो का लिखा हुआ, आर्केंजल्स डोंट प्ले पिन बॉल गेम, उस नाटक में लीड रोल जो किया था, 3.25 घंटे का नाटक, वो मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकता। मोहन महर्षि जी के साथ मैंने अल्बर्ट आइंस्टाइन का रोल किया था आइंस्टाइन नाटक में, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। राज दर्पण नाटक किया था अनामिका अक्षर के साथ, उसका जो क्या बात प्रोसेस है। था और उसका जो नाटक था वो मैं कभी नहीं भूल सकता। और रॉबिन दास के, एम के रैना के साथ लोअर डेप्थ किया था, वो मैं नहीं भूल सकता। कर्मा वाली किया था, वो नहीं भूल सकता। मुआवजे किया, वो नहीं भूल सकता। अंकुर जी के साथ भीष्म साहनी की कहानी की थी मैंने, जो कि वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी मेरी रही है, लीलानंद लाल की, श्री राम सेंटर में। तो ये जो काम है, ये मुझे लगता है कि मैंने, यस आई हैव डन समथिंग। और जहां तक सिनेमा की बात है, सिनेमा में छिपकली फिल्म करके, दास कैपिटल एक फिल्म की थी वो करके, और दादा लक्ष्मी करके, और मूसो, ये जो मैं 4 फिल्में बता रहा हूँ ये करके, और अभी कहीं ना कहीं एक तमिल फिल्म है वो करके, मुझे वाकई लग रहा है कि कुछ अच्छा किया है, लेकिन बेस्ट अभी तक नहीं किया, ये मैं जानता बेस्ट तो देखिए, अगर आप जिस दिन आपको लगेगा मैंने बेस्ट किया है, तो फिर वो रेस्ट वाली बात हो जाती है। तो मुझे लग रहा है हूँ। बिल्कुल। कि हमेशा ये सोचना पड़ता है कलाकार को, तो द बेस्ट अब आने वाला है, अब आएगा, आएगा, तभी तो आपकी ये यात्रा। बहुत डिपेंड करता है, अच्छी स्क्रिप्ट होना, अच्छी स्क्रिप्ट होना, अच्छा रोल होना बहुत डिपेंड करता है। छिपकली मूसो इसलिए वो है क्योंकि मेरा रोल जो है पूरा मेरा है, पूरी फिल्म मेरी है। और दास कैपिटल जो फिल्म मेरी और मेरी वाइफ ने किया है, मेरा उस रोल हम दोनों की है। तो इस तरीके से ये डिपेंड करता है कि कहानी कंटेंट क्या है। आप देखिए, जो दास कैपिटल फिल्म है वो किसने लिखी है, शैवाल जी हैं, जिन्होंने प्रकाश झा की पहली फिल्म लिखी थी दामुल।
जिन्होंने प्रकाश झा की एक और फिल्म लिखी थी मृत्युदंड, वो फिल्म उनके राइटर हैं दासकर, इसलिए फिल्म अच्छी थी। राजन कोठारी जी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उन वो कैमरामैन जो श्याम बेनेगल के कैमरामैन रहे हैं, जो प्रकाश झा के कैमरामैन रहे हैं, जो वो इस फिल्म के डायरेक्टर थे। तो दयाल निहलानी जो गोविंद निहलानी के भाई हैं, वो भी को डायरेक्टर थे इस फिल्म के। बहुत अच्छे कास्ट थी, सीमा पाहवा, के रहना, एनएसडी के सारे लोग, 104 मैंने कास्टिंग की थी, 104 एक्टर थे, सारे थिएटर के लोग थे उसके अंदर, क्या सबको बात है, बुलाया। क्या बात है, क्या बात है। सुवर्ण रावत जी ने आपसे एक जानकारी चाहते हैं, कह रहे हैं कि जी। पवन जी के साथ किए गए नॉन लीनियर फिल्मों के अनुभव को भी थोड़ा सा साझा करें यहाँ पर। अरे वाह, क्या बात है, अच्छा याद दिलाया उन्होंने। मैं हाँ, सोच रहा था कि टाइम बचेगा थोड़ा सा तो अभी बीच में बात करूं, लेकिन वो टॉपिक निकल के नहीं आ पाया है, रीजनल सिनेमा और किन किन के साथ मजा आया उसको। तो पवन शर्मा जी जंजियाली में करते हैं शूटिंग, ज्यादातर मंडी के पास, और सारे सब्जेक्ट उनके अप टू द मार्क, मतलब लिटरली पहाड़ के होते हैं, उनके जो मुद्दे होते हैं। और ब्रीना जो फिल्म है, आप मैक्स पे देख सकते हैं, मतलब वो ब्रीना फिल्म चल रही है और उसके कमाल के रिव्यूज हैं, बहुत लोगों ने देख लिया है। संजय मिश्रा है उसके अंदर, आदित्य श्रीवास्तव है, और भी काफी लोग हैं, तो थिएटर के लोग हैं मैक्सिमम लोग। तो जो ये होता है मन का काम, मन का हम्म, काम के चलो एक टूर करके आते हैं, एक बढ़िया सी, और कहानी मन में है, राइटर मन में है, एक्टर मन में है, सब आए, और हमने कौन सा उनसे पैसा पूछा कि पैसा कितना, नहीं कुछ नहीं। हमने बस ये पूछा कि रोल क्या, और ये कितने दिन, वो मेरे से पूछ रहे हैं कितने दिन है तुम्हारे पास, इस तारीख से इस तारीख। मैंने कहा सिर्फ 3 दिन फ्री हूँ। बोला 1 दिन तो आने जाने में ही लग जाएगा। मैंने कहा हाँ, तो 2 ही दिन का रोल दूंगा तेरे को। तो उन्होंने 2 दिन वाला रोल दिया मुझे ब्रीना में। फिर एक बार स्क्रिप्ट ऐसी थी, करीम मोहम्मद उसमें लीड रोल था मेरा, तो मैंने कहा इसमें तो 50 दिन मांग ले, मैं दूंगा, क्योंकि वो फिल्म मेरी थी पूरी। तो फिर हमने उसको किया, मेरे ख्याल 15 15 19 18 दिन में उसको कंप्लीट किया। बहुत ही कमाल का रोल, कमाल की फिल्म है। और इस तरीके से उन्होंने, और अभी वन रक्षक की है उन्होंने, वन रक्षक भी चल रही है ओटीटी पे। तो जितना भी काम किया है उनके साथ, वो भी दिल लगा के अपने पर्यावरण के ऊपर फिल्म आज कौन बनाना चाहता है, सोचिए, कोई रिस्क सही नहीं बात है। लेता है। नहीं, सही बात, लेकिन ये बिल्कुल सही फिल्म कहा। बनाई है, और बहुत ही बढ़िया बनाई है। और आई एम प्राउड ऑफ दैट, आई एम पार्ट ऑफ दैट फिल्म। और पवन शर्मा जी मेरे सीनियर हैं, और संजय मिश्रा के बैच के ही हैं, और आजकल धुआंधार काम कर रहे हैं। और मुझे अभी पता चला है कि वो एक नई फिल्म पे भी काम कर रहे हैं, जो कि बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। और जो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो पॉलिसी आना या कल्चरल सिनेमा को बढ़ावा देना, उसमें मेरे ख्याल पवन शर्मा जी का नाम सर्वोपरि है, सबसे पहले आता है। तो मैं कोशिश करूंगा पवन शर्मा जी को किसी दिन अपने साथ जोड़ दूंगा, उनसे बातचीत करूंगा, अरे अच्छा लगेगा। बिल्कुल जोड़िएगा, बहुत जरूर जरूर, मजा आ जाएगा। बिल जी, जी, जी। तो और किसी दिन प्रतिभा जी को भी मैं कष्ट दूंगा यहाँ पर, इसके साथ बिल्कुल उनसे भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बातचीत करूंगा। अच्छा, अब लगभग तो समय तो हो गया, देखिए पता भी नहीं चला, 1 घंटा 10 मिनट हो गया। तो कुछ कुछ जी, लग रहा है आपको, कुछ रह गया क्या क्या याद करूं मैं, जो अभी आपने इस मंच पर साझा नहीं किया? देखिए वो तो आप 5 दिन भी लगातार बात करते रहेंगे ना, 10 10 घंटे, तो भी लगता रहेगा कि हाँ यार कुछ रह गया। तो क्योंकि आपका टाइटल ही ऐसा है, क्या क्या याद करूं। तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, और सभी दर्शकों का और श्रोताओं का धन्यवाद करता हूं कि बीच में थोड़ा सा व्यवधान भी आया मेरी वजह से, तो कि मेरे हाथ में नहीं था, तो उसकी वजह से मैं माफी चाहता हूं। और आपसे विदा लेने की इजाजत चाहता हूं आपसे, उपेंद्र जी। यशपाल शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी हमारे साथ इस बीच में मित्र जुड़ गए, मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर थोड़ा बहुत समय आप निकालेंगे तो उनके जो कमेंट्स आए हैं, अगर आप चाहें अरे तो आप उसको। कमेंट्स और उनके नाम पढ़ दीजिए ना प्लीज, एक बार उनको भी अच्छा अरे लगेगा सर, और हमें भी अच्छा नाम लगेगा। तो बहुत सारे हैं, मैंने बीच बीच में पढ़ भी लिए हैं। जैसे तुरंत मैं देख रहा हूं हाँ कि डॉक्टर प्रतिभा जैन जी हमारे साथ संस्कृत की बहुत बड़ी विद्वान है। सुवर्ण रावत जी तो लगातार जुड़े हैं। रमेश चंद्र जी शुक्ल जी जी आकाशवाणी के हमारे प्रसिद्ध प्रसारण कर्मी रहे हैं। जी रोमेश जी पंडिता जी, जो थिएटर और सिनेमा के साथ भी लगभग जुड़े हुए हैं।
और इस तरह से बहुत सारे मित्र हमारे साथ थे। मैं कोशिश करूंगा कि फिर संतोष रैना जी हमारे साथ जुड़ी थी, ऋतु माथुर जी, कुमार अशोक सराफ जी बहुत अच्छे कवि हैं कश्मीर के, नैना सप्रू जी बहुत अच्छी गायिका है कश्मीर से, पूनम शर्मा जी ये भी अच्छी कवियत्री हैं, और इस तरह से अन्नदा पाटनी जी ये यूएसए से जुड़ी थी, ये भी लगातार आपका कार्यक्रम देख रही थी। इसी तरह से मैं जितना कोशिश कर रहा हूँ फिर ऊपर ऊपर जा रहा हूँ। करुणा शंकर दुबे जी लखनऊ से संभवतः आजकल है, दिलीप कुमार जी, इस तरह से बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़े थे। आप बाद में यदि चाहें तो आप देख लीजिएगा। और अरुण कुमार पासवान जी ये आकाशवाणी के बहुत अच्छे प्रोग्राम ऑफिसर हमारे रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला हमारे साथ। अच्छा, अन्नदा जी ने तुरंत रिएक्ट किया, अच्छी वार्ता रही यशपाल जी की। ये सुबह अभी इस समय वहां हाँ प्रातः काल है वॉशिंगटन में। आप अच्छा आपको पता है कि ये सुपुत्री किनकी है? हमारे यहाँ बहुत बड़े साहित्यकार थे यशपाल जैन जी, तो अन्नदा पाटनी जी यशपाल जैन जी की सुपुत्री है। जी है आजकल मेरा प्रणाम स्वीकार करें अन्यथा जी। जी जी जी। तो हम इसलिए आमिर खान के साथ गए थे वाशिंगटन, आमिर खान के साथ पूरा अमेरिका घूमे थे लगान के शो लेकर के, चलिए वाशिंगटन में भी रहे थे। बहुत अच्छा रहा यशपाल जी। चलो बहुत धन्यवाद, और आपने समय निकाला, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बातचीत रही, मुझे बहुत अच्छा आया, मजा आया। मुझे आपके साथ बात करके मजा आ गया। आप कमाल कमाल की बातचीत करते हैं, आप बिल्कुल बिल्कुल ऐसे पानी के बहाव की तरह ले जाते हैं बातचीत को। थैंक यू सो मच। नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद धन्यवाद मित्र। दोस्तों आज हमारे साथ है सिनेमा जगत के प्रतिष्ठित अभिनेता श्री यशपाल शर्मा। उनसे हम उनके जीवन के बारे में बातचीत कर रहे थे, और क्या क्या याद करो, यानी उन्होंने बहुत सारी बातें इस मंच पर साझा की, और साथ में जितने भी हमारे साथ मित्र जुड़े थे इस बीच में, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उनकी टिप्पणियां, उनके कमेंट्स लगातार हमारे पास आते रहे, उनका हम उत्तर देंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आज का ये कार्यक्रम यहीं पर अब संपन्न करने की अनुमति दीजिए।